हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूँ। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि संभावित रहते हैं कि परीक्षाओं में आने की उनकी उम्मीद रहती है, या फिर ये कहीं न कहीं परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही हैं जिन पर आज हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक विकल्प को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो विकल्प सही है वो ठीक है कि सही है, परंतु जो अन्य 3 विकल्प बचते हैं वो गलत क्यों हैं, या फिर गलत हैं तो इनका मतलब क्या है। तो इस तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे तो चीज़ें अधिक से अधिक स्पष्ट होती रहेंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से हिंदी विषय को समझ पाएंगे, और जैसा कि आप लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से सीखते आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस बेहतरीन सेशन की। महत्वपूर्ण सेशन है तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है कि जो व्यंजन दिए हैं इनमें कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। क्या शा होगा, ला होगा, झा होगा, या फिर या हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो विकल्प खा है, विकल्प खा यानी कि जो व्यंजन दिया है ला, ये है पार्श्विक व्यंजन है। क्या है ये पार्श्विक व्यंजन है ला। ठीक है, तो यहाँ ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, परंतु जो अन्य 3 विकल्प बचते हैं, जैसे कि का विकल्प में शा व्यंजन है, ये क्या है, ये तालव्य व्यंजन है। क्या है ये आपका तालव्य व्यंजन है। और जो झा है, झा ये क्या है, ये स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और इसका जो उच्चारण स्थान है यह भी तालु है। क्लियर है। ई क्या है, या क्या है, या अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और इसका जो उच्चारण स्थान है इसका भी तालु है। क्लियर है, तालव्य है। ठीक है, या फिर इसको एक और मिल सकता है कि कंठ तालव्य हो सकता है। कंठ तालव्य भी हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे, कोई भी विकल्प मिल जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, शुद्ध शब्द है। यहां पर जो शब्द दिए गए हैं इनमें कोई एक शब्द सही लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा है, अन्य 3 विकल्प गलत हैं। तो हमको यहां पर बताना है कि कौन सा शब्द सही लिखा है। क्या अनाधिकार सही लिखा है, क्या अहिल्या सही है, क्या अंतर्ध्यान सही है, या फिर उपरयुक्त सही है। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। तो अगर हम लोग शुद्ध विकल्प की बात करें, सही वर्तनी की बात करें, ये आपका वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जा सकता है, और सभी जो शब्द दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग विशेष याद रखेंगे कि जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो घा हो जाएगा। उपरयुक्त बिल्कुल सही लिखा है। क्लियर है, तो ऑप्शन घा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अनाधिकार है ये गलत लिखा है, इसका सही क्या होता है, अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अनधिकार होता है। इसको हम लोग लिखेंगे अनधिकार। ठीक है, अनधिकार होता है, जबकि अहिल्या गलत लिखा है, इसका सही जो होता है वो होता है अहल्या। क्या होता है, अहल्या होता है। और अंतर ध्यान गलत लिखा है, इसकी जो वर्तनी शुद्धि होता है वो होता है अंतर्धान। क्या होता है, अंतर्धान होता है। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा समझ पा रहे होंगे। लगातार बने रहिए, आगे और भी बेहतर प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनमें 3 शब्द विशेषण हैं, 1 शब्द संज्ञा है। तो हमको यही बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। क्लियर है, और 3 विशेषण है। क्या आसमानी हो जाएगा, क्या नियमित हो जाएगा, पाश्चात्य हो जाएगा, या फिर अनुशासन हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में जो संज्ञा शब्द है वो हो जाएगा अनुशासन। विकल्प घा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अनुशासन क्या है, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, आसमानी क्या है, ये विशेषण है, इसका अगर हम संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा आसमान। क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। ठीक है,
जो नियमित दिया है इसका जो संज्ञा होगा वो हो जाएगा नियम। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में कहा है जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रेखांकित शब्द जो दिया है वो जो दिया है। तो ये क्या है? जो शब्द क्या है? क्या क्रिया विशेषण है? क्या संकेतवाचक सर्वनाम है? क्या संबंधवाचक सर्वनाम है? या फिर गुणवाचक सर्वनाम है? तो कौन सा इसका विकल्प हो जाएगा? जो। तो जो यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो जो होता है और सो होता है। ठीक है, जो होता है और सो होता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। क्या होता है? तो आप याद रखेंगे कि गुणवाचक विशेषण होता है। क्लियर है? और अगर सर्वनाम पूछा जाए आपसे तो सर्वनामों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो सर्वनाम के अगर भेद की बात करें, क्या भेद की बात करें तो ये 6 है। और अगर कुल सर्वनाम पूछे जाएं तो कुल सर्वनाम जो होते हैं, कुल सर्वनाम वो कितने होंगे? 11 हो जाएंगे। क्लियर है? प्रश्न नंबर 5, मीरा जोर से हंसी। वाक्य में क्रिया होगी। तो यहां पर हमसे पूछा है कि जो वाक्य दिया है मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में कैसी क्रिया है? क्या अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है? तो अगर हम लोग क्रिया की बात करें तो क्रिया कितने प्रकार की होगी? तो एक को हम लोग कहेंगे आकर्मक क्रिया और दूसरे को कहेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है? अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना दिया हो। क्या? कर्म ना दिया हो, ना दिया हो। और सकर्मक क्रिया जिसमें क्या? जिसमें कर्म दिया हो, जिसमें कर्म दिया हो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। कर्म का मतलब क्या होगा? कर्म का मतलब होगा कि साधन हो। क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए, यानी कि वस्तु उपस्थित हो। ठीक है, तो साधन की बात करेंगे। क्या जो हंसना है वो क्या किसी साधन से हंसा जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि यहां पर साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। खाना पीना, रोना, हंसना, चलना, उठना, बैठना, ये सभी आपके अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, उम्मीद करता हूं आपने बेहतर समझा होगा। प्रश्न नंबर 6, निम्न वाक्यों में भाववाच्य छांटिए। तो हमें भाववाच्य छांटने हैं। तो विकल्प का जो दिया है दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, क्या ये हो जाएगा? या फिर तोते से उड़ा नहीं गया। विकल्प गा जो होगा वो अशोक ने आइसक्रीम खाई। या घा जो है चोर पकड़ा गया। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहले तो हम लोग देखें तो वाच्य की बात करें। क्या वाच्य की बात करें तो वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कृतवाच्य, दूसरे को कहते हैं कर्मवाच्य, क्या कर्मवाच्य, और तीसरे को कहते हैं भाववाच्य। तो ये चीज आप लोग इस पर समझ लीजिए कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हमसे पूछा गया है भाववाच्य। भाववाच्य अर्थात जहां पर हमारे भाव उपस्थित हो जाएं। ठीक है, भाव उपस्थित हो जाएं। तो यहां कह रहा है कि इसका जो विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? तोते से उड़ा नहीं गया। ठीक है, तोते से उड़ा नहीं गया, यहां पर भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर है? अब जो विकल्प गा है यहां पर कह रहा है दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। तो अनिल को डांटा गया, तो जो कर्मवाच्य होता है इसमें कर्म प्रधान होता है। तो किसको डांटा गया? अनिल को डांटा गया। तो प्रमुख क्या हो गया? अनिल हो गया। तो यहां पर जो होगा वो हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। जब आपको दिया हो के द्वारा तो वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर है? अशोक ने आइसक्रीम खाई। अब यहां जो वर्तनी दी है ने, और जो ने वर्तनी होती है वो कर्ता की होती है। तो यहां कर्ता प्रधान है, इसलिए ये वाक्य जो होगा वो कृतवाच्य का हो जाएगा। और चोर पकड़ा गया, तो काम क्या हुआ? पकड़ने का हुआ। तो यहां पर भी हम लोग कहेंगे कि कर्म प्रधान है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य है। ओके। प्रश्न नंबर 7, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। हमको बताना है कि शब्द, जो शब्द के भेद हैं किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर बताना है। क्या 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे या फिर 8 हो जाएंगे? तो अगर हम लोग इनको देखें तो शब्द की बात करें तो शब्दों को हम लोग देखें अर्थ के आधार पर।
किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं सार्थक शब्द, ये आप जानते होंगे, सार्थक शब्द, और दूसरे को कहते हैं निरर्थक। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। क्लियर है? ये दो प्रकार के होते हैं, किसके? अर्थ के आधार पर। अब बात करें अगर हम लोग प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं विकारी, क्या कहते हैं? विकारी शब्द, विकारी शब्द, और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है? प्रयोग के आधार पर। अगर हम देखें रचना के आधार पर, कितने? रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। और उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए आपसे तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। क्लियर है? आप लोग याद रखेंगे। तो हमसे पूछा है प्रयोग के आधार पर, तो ऑप्शन हो जाएगा का दो हो जाएंगे प्रयोग के आधार पर। क्लियर है? प्रश्न नंबर 8, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो जो शब्द दिया है यशोदा, इसमें हमें बताना है कि कौन सी संधि होगी। क्या स्वर संधि होगी, क्या व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, या फिर गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो कौन सी संधि हो जाएगी? आप लोग विकल्प लगाइए। तो जब हम लोग यशोदा का विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो हम लोग इसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसे? तो यशः धन दा। ठीक है? यशः धन दा। तो यहाँ पर जो है वो क्या है? विसर्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। कुछ बच्चों ने गुण स्वर संधि लगाया होगा, ये मात्रा देखकर वो की, तो हर जगह पर ऐसा नियम लागू नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में कहा है महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो जो शब्द दिया है महात्मा, हमें बताना है इसमें कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, क्या कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। तो जब हम महात्मा शब्द को तोड़ेंगे, महात्मा का विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह करेंगे, तो कहेंगे महान है जो आत्मा। क्या? महान है जो आत्मा, उसे कहते हैं महात्मा। तो महान होता है विशेषण, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विशेषण, और आत्मा जो है ये क्या है? ये विशेष्य है। क्या है? ये विशेष्य है। क्लियर है? तो विशेषण और विशेष्य कहाँ होता है? तो आप कहेंगे कर्मधारय समास में होता है। तो विकल्प गा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, और जो अव्ययी भाव समास है यहाँ अव्यय पद होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। और बहुब्रीहि समास में जो दिया होता है उसका अर्थ अलग निकलता है। जैसे हम लोग लिखते हैं जलज, तो जलज का मतलब होता है जन्म में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। क्लियर है? प्रश्न नंबर 10 में कहा खग कुल कुल सा बोल रहा है में कौन सा अलंकार होगा। तो हमें जो पंक्ति दी है खग कुल कुल सा बोल रहा है, इसमें अलंकार बताना है कौन सा होगा। क्या यमक अलंकार होगा, क्या श्लेष अलंकार होगा, क्या वक्रोक्ति अलंकार होगा, या फिर विशेषोक्ति अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार का मतलब होता है जिस किसी पंक्ति में एक ही शब्द, क्या एक ही शब्द बार बार दिया हो, एक ही शब्द दो बार दिया हो और उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ देखो एक बार कुल दिया है और एक बार कुल दिया है, दो या दो से अधिक बार दिया होगा। ठीक है? दो या दो से अधिक बार। तो एक का कुल का मतलब है वंश। क्या? वंश। ठीक है? और खग मतलब पक्षियों का, क्या? पक्षियों का वंश। और कुल कुल का मतलब होता है कलरव करना, यानी कि पक्षियों की आवाज होती है। तो यहाँ जो शब्द दिया है, दो बार तीन बार शब्द दिया है और इनका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार होता है कि जब किसी पंक्ति में एक शब्द दिया हो और जिसके अर्थ कई बार प्रयुक्त हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जब कहने वाला कुछ कहता है और सुनने वाला कुछ समझता है, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है? और विशेषोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि कहीं पर कारण के उपस्थित होने पर भी, ठीक है, कारण के उपस्थित होने पर भी
उपस्थित होने पर भी कार्य ना होना, होने पर भी कार्य ना होना, तो वहां पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। जैसे कहा जाए बिच पानी बिच मीन मीन प्यासे। ठीक है, तो यहां पर कारण दिया है, पानी दिया है, उसके बावजूद जो है कार्य नहीं हो रहा है, अर्थात प्यासा रह रहा है, तो विशेषोक्ति अलंकार होगा। क्लियर है?